दोस्तों, हर भाषा अपने आप में यूनिक होती है। हर भाषा किसी न किसी रीजन या कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब भी बात भोजपुरी की आती है तो लोग उसे वल्गैरिटी से जोड़ देते हैं। जी हाँ, वहीं पे भोजपुरी बोलने वालों को भोजपुरी बहुत ही मीठी और प्यारी भाषा लगती है, लेकिन सुनने वालों को इस भाषा से बड़ी आपत्ति होती है। वो कहते हैं कोई भोजपुरी कैसे बोल सकता है। आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुमने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, शेड्यूल्स तो ज़रूर पढ़े होंगे, एट्थ शेड्यूल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। एट्थ शेड्यूल में कहीं पे भी लैंग्वेज में भोजपुरी की एज ए लैंग्वेज लिस्टिंग है? मैंने बोला नहीं है। तो बोलते तो फिर भोजपुरी क्यों बोलती हो और अपने आसपास लोगों को मना क्यों नहीं करती भोजपुरी में बात करने से? मुझे ये लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसकी बातें सुन के मैं थोड़ी सी शॉक हुई और बहुत ज़्यादा हंसी, और जो जवाब मैंने उसको दिया वही जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो देखिए, आजकल के दौर में पब्लिक डिस्कोर्स में एक दावा बार बार सुनने को मिलता है कि भोजपुरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि वो किसी भी शेड्यूल में, खासकर एट्थ शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। इस बात को अक्सर लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कोट करते हुए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा, शेड्यूल्स देखे होंगे, तो फिर भोजपुरी के लिए तुम क्यों आवाज़ नहीं उठाती हो, क्यों मना नहीं करती हो लोगों को। मेरा सवाल उनसे बहुत सिंपल है कि क्या ये दावा करना कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से सही है? और मेरा जवाब भी बहुत क्लियर है कि ये दावा जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जब हम बात कर रहे हैं कि शेड्यूल्स में मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, तो हमें समझना चाहिए कि शेड्यूल्स क्या होते हैं। जब हम बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स उसके एनेक्शर्स होते हैं। उनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाना, क्लासिफिकेशंस देना और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में मदद करना। और जब बात हम शेड्यूल की कर रहे हैं तो शेड्यूल का काम कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को डिफाइन या डिनाई करेंगे। और जब बात एट्थ शेड्यूल की आती है तो एट्थ शेड्यूल का रोल बड़ा सिंपल है। उनका रोल सिर्फ इतना है कि कौन कौन सी भाषाओं को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला है कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस के लिए। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो भाषा एट्थ शेड्यूल में शामिल नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर हो जाती है। कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो जब बात एट्थ शेड्यूल की आती है तो इस शेड्यूल को लिंग्विस्टिक लेजिटिमेसी का गेटकीपर बनाना कॉन्स्टिट्यूशन की मूल सोच के खिलाफ है। मतलब सिर्फ साफ है कि एट्थ शेड्यूल या कोई भी शेड्यूल को ये तय करने वाला अथॉरिटी मान लेना कि कौन सी भाषा वैलिड है और कौन सी भाषा इनवैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी के खिलाफ है। जब भी हम बात लैंग्वेज की करते हैं तो हम एट्थ शेड्यूल पे तो फटाफट जंप कर जाते हैं, वहीं से हम अपना सोर्स डिराइव कर लेते हैं कि वहाँ पे तो इस भाषा के बारे में लिखा ही नहीं गया है, उसको एज अ लैंग्वेज लिस्ट ही नहीं किया गया है। लेकिन हम एक बहुत जादुई आर्टिकल को कोट करना भूल जाते हैं, उसे पढ़ना भी भूल जाते हैं। और वो आर्टिकल है आर्टिकल 29, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लैंग्वेज की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का असली सोर्स शेड्यूल्स नहीं बल्कि आर्टिकल 29 होता है। आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला नागरिक को, कोई भी वर्ग का हो वो, जिनकी अपनी कोई अलग भाषा है या उनकी कोई अपनी लिपि है, संस्कृति है, उन्हें उसका संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। इस आर्टिकल में कहीं पर भी किसी शेड्यूल का जिक्र नहीं होता है, ना ही किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का शर्त होता है। सिर्फ एक बात मायने रखती है कि भाषा या संस्कृत का अस्तित्व आपको बचाना है तो आर्टिकल 29 के तहत आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात भोजपुरी की, तो एक जीती जागती भाषा है, बड़ी प्यारी है, जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिसका अपना साहित्य है, अपना कल्चरल पहचान है। इसलिए भोजपुरी को आर्टिकल 29 के तहत सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। चाहे वो किसी शेड्यूल में शामिल हो या ना हो, चाहे वो एट्थ शेड्यूल में शामिल हो या ना हो, इससे मैटर नहीं करता है। इस पूरे डिबेट में सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम स्टेटस और राइट को एक समझ लेते हैं। जी हाँ, जब बात एट्थ शेड्यूल की होती है तो वो स्टेटस देता है, लेकिन जब हम आर्टिकल 29 की करते हैं तो वो आपको एक मौलिक अधिकार देता है। शेड्यूल में नाम होना ना होना, उसके में लिस्टिंग में नाम होना या ना होना, ये पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है, लेकिन इससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म नहीं हो जाते हैं। जब बात पार्ट थर्ड की आती है तो पार्ट थर्ड के राइट्स ना तो शेड्यूल से मिलते हैं और ना ही उन्हें कोई आपसे छीन सकता है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ उसके शेड्यूल्स तक सीमित कर दिया जाए और उसके कोर आर्टिकल्स को इग्नोर कर दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट कमज़ोर हो जाती है।
फ्रेमर्स ने जानबूझ के आर्टिकल 29 को इंक्लूसिव रखा ताकि भारत की भाषिक और सांस्कृतिक विविधता किसी पॉलिटिकल अप्रूवल पर निर्भर ना रहे। ये कहना कि कोई भाषा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट नहीं बल्कि एक गलतफहमी है जो सर्टेनिटी के साथ पेश की जा रही है। भारत का संविधान अप्रूव्ड आइडेंटिटीज की क्लोज लिस्ट नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो डाइवर्सिटी को प्रिंसिपल्स के जरिए प्रोटेक्ट करता है, लिस्ट के जरिए प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो भोजपुरी को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होने के लिए किसी शेड्यूल में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, किसी शेड्यूल की मोहर की ज़रूरत नहीं है। उसका संरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा आता है जब हम आर्टिकल 29 को पढ़ते हैं। तो भाई संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और सही संदर्भ में पढ़कर समझना और भी ज़रूरी है। तो आगे से आपसे कोई पूछे कि आप ये भाषा क्यों बोल रहे हो, ये तो कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, तो आप इस आर्ग्यूमेंट को उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने भोजपुरी बोलने वाले सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।